साहब अपने काम से अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बुजुर्ग महिला उनकी गाड़ी पर के सामने आती है। और जैसे ही वो गाड़ी के सामने आती है तो गाड़ी रुकती है और एसपी साहब का जो ड्राइवर है वो नीचे उतरने लगता है। तभी आईपीएस साहब कहते हैं कि तुम रहने दो, मैं देखता हूँ। जो आईपीएस साहब थे वो बहुत ही दयालु किस्म के थे, वो बहुत ज्यादा लोगों से प्यार किया करते थे। और उतरते ही कहते हैं, माँ जी आप ये गाड़ी के सामने कैसे आ गई? तभी वो माँ जी कहती हैं, बेटा तुम तो मेरे लिए खाना लेने गए थे और अभी तक वापस नहीं आए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जैसे ही उस बुजुर्ग महिला के मुंह से वो बेटा शब्द सुनते हैं तो जो आईपीएस साहब हैं अरशद, वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आइए जानते हैं कौन वो बुजुर्ग महिला थी जो आईपीएस साहब को बेटा कह रही थी, और अगर उनकी माँ थी तो इस हालात में क्यों थी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ जिससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक परिवार है, जो परिवार मुंबई में रहता है। वहां पर परिवार का जो मालिक है उसका नाम है तारिफ और जो पत्नी है उसका नाम है नूरी। दोनों को 4 बच्चे हैं। पहला बच्चा करीबन 4 साल का है, दूसरा बच्चा उससे छोटा है और तीसरा उससे छोटा है, चौथा बच्चा अभी हुआ है, यानी कि अभी-अभी उसका जन्म हुआ है। परिवार बहुत ही खुशनुमा था। जो परिवार का मालिक है तारिफ, वो कमाने जाया करता है और जो भी उसकी इनकम होती है उससे अपने परिवार का भरण-पोषण किया करता है। नूरी बहुत खुश है, परिवार बहुत ही खुश है। बच्चे छोटे-छोटे हैं, एक बच्चा अभी स्कूल जाना शुरू हुआ है, बाकी बच्चे छोटे हैं। लेकिन उसको क्या पता था वक़्त की मार उस पर पड़ने वाली है और उसके पति का, नूरी के पति का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में जो उसका पति है तारिफ, उसकी जान चली जाती है। जब तारिफ इस दुनिया में नहीं रहता है तो नूरी परेशान हो जाती है। नूरी सोचती है कि अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। कुछ दिनों तक वो इसी सोच विचार में रहती है और फिर वो हिम्मत करती है और हिम्मत कर कर मेहनत मजदूरी किया करती है। लेकिन एक महिला को क्या काम मिल सकता है? वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती और थोड़ा बहुत मजदूरी पर भी जाया करती, लेकिन उससे वो इतना नहीं कर पाती है कि वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा कर पाए, उनके पेट को अच्छी तरह भर पाए, उनका भरण-पोषण कर पाए। अब वो इतनी परेशान हो जाती है, जब उसके पति का देहांत होता है तब तो पूरा समाज उसके साथ होता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ कोई भी नहीं होता है, वो अकेली पड़ जाती है। और इसी वजह से अब वो एक बहुत ही कड़ा फैसला लेती है और वो फैसला लेती है कि वो अपने चारों बच्चों को लेकर सीधे अनाथ आश्रम जाती है। और अनाथ आश्रम में जाते ही जो अनाथ आश्रम के मालिक हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करती है कि साहब, ये मेरे 4 बच्चे हैं, मैं इनका भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हूँ। हो सके तो आप मेरे बच्चों को यहाँ रख लीजिए जिससे कि इनका पेट भर सके टाइम टाइम पर। मैं इनको 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। इतना अनाथ आश्रम का जो मालिक है वो सुनता है और वो उसी क्षण उसके बच्चों के वो सभी बच्चों का एडमिशन अपने अनाथ आश्रम में कर लेता है। वहां पर जो डिटेल्स उनकी ली गई थी वो सभी डिटेल ले लेता है और नूरी वहां से निकल आती है। अब धीरे धीरे समय निकल रहा है। जो अरशद था सबसे बड़ा बच्चा, जिसकी उम्र 4 साल थी, उससे छोटे और 3 बच्चे थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त निकल रहा है और अरशद को कोई भी पेरेंट्स नहीं लेकर गया था। जो उसके छोटे 3 बहन भाई थे उनको कोई ना कोई आकर गोद लेकर चला गया था और अरशद भी वहां से निकलना चाहता था, लेकिन उसे किसी ने भी गोद नहीं लिया था। और धीरे धीरे उसने अपनी 12th क्लास पास कर ली। जैसे ही उसकी 12th क्लास पास होती है तो वो सोचता है कि यहाँ पर जो भी बच्चों को लेने आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बहुत शौक से, बहुत ठाट बाट से आते हैं, मुझे भी बहुत पैसा कमाना है। और वो अनाथ आश्रम में से अब निकल कर अपना मेहनत करना शुरू करता है। शुरू में वो अखबार बाँटना शुरू करता है और अखबार बाँटने के साथ-साथ लोगों की गाड़ियाँ धो दिया करता है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई किया करता है। ऐसे छोटे-मोटे काम पार्ट टाइम कर लिया करता है और अपने जीवन को बहुत ही प्यार से वो जी रहा है, बहुत ही मेहनत के साथ जी रहा है। धीरे-धीरे उसकी 12th कंप्लीट उसकी अनाथ आश्रम में हो चुकी थी, अब उसकी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। और क्योंकि वो पढ़ाई बहुत दिल लगाकर करता था, अखबार बाँटा करता था, तो आए दिन अखबार में खबरें छपती थी कि रिक्शे वाले का बच्चा आईपीएस बना, झाड़ू पोछे वाले की बच्ची आईपीएस बनी। तो इन खबरों को देखकर उसके अंदर एक जुनून सा जगता है और अब वो निश्चय कर लेता है कि मुझे आईपीएस का ही टेस्ट देना है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, एक मालिक थे जिनकी गाड़ी वो धोया करता था, वो उसकी बहुत मदद किया करते थे। कई बार उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो उस दौरान वो मालिक, गाड़ी मालिक ही उसे पैसे दिया करता था
और अपनी फीस वो भरा करता था। लगातार यही सिलसिला चल रहा था और अब वो आईपीएस का टेस्ट दे देता है। पहले ही अटेम्प्ट में वो टेस्ट क्लियर कर लेता है, पहला पेपर जो होता है। फिर उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम देता है, वो भी क्लियर कर लेता है। अब तीसरा वो इंटरव्यू देने जाता है, तो इंटरव्यूअर हैं जो उसके कपड़ों को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े इतने भद्दे क्यों हैं? तुम कैसी परिवार से बिलॉन्ग करते हो? तभी अरशद बताता है कि मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है, मैं तो अनाथ आश्रम से आया हूँ। लोगों के घरों में अखबार बेचकर मैंने मेहनत की, मैंने अपनी पढ़ाई की, लोगों की गाड़ियाँ धोकर अपनी फीस भरी और उसी तरीके से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जैसे ही उसके बारे में इंटरव्यूअर ये सब चीज़ सुनते हैं, तो वो भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर बाकी सवाल-जवाब उससे करते हैं, जो उनकी नॉलेज के जो होते हैं, जो बच्चे से पूछे जाते हैं। सभी सवाल करने के बाद कहते हैं, तुम्हारा रिज़ल्ट तुम्हें दे दिया जाएगा। और वहाँ से अरशद आ जाता है और फिर से अपने उसी काम में लग जाता है। धीरे-धीरे समय निकलता है और आज आ जाती है जो उसके पेपर का रिज़ल्ट आना था फाइनल, उसकी डेट। उस दिन भी वो अपने मालिक की गाड़ी धो रहा था और सुबह-सुबह कहता है कि बाबूजी, आज मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, आप क्या अपने फ़ोन में देखकर मुझे बता देंगे? इस बात पर जो गाड़ी मालिक है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, अरे अरशद, तुमने जो पेपर दिया है वो एक छोटा-मोटा पेपर नहीं है, वो बहुत बड़ा पेपर है। अगर तुम उसे पास कर लेते हो तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। और अब वो उस पेपर का रिज़ल्ट बार-बार बैठकर देखने लगता है जो उसका मालिक है और वो अपनी गाड़ी धोने लगा रहता है। दोपहर तक वो उसे देखता है, सुबह के 10 से साढ़े 12 बज जाते हैं, तब तक वो उसे बार-बार स्क्रॉल कर देखता है, बीच-बीच में अरशद से बातें किया करता है। लेकिन साढ़े 12 बजे उसका रिज़ल्ट आ जाता है और जो गाड़ी मालिक है, वो उछलते-कूदते अरशद के पास जाता है और जाते ही उसे गले लगा लेता है। कहता है, "अरशद, तू तो एक बहुत बड़ा ऑफ़िसर बन गया।" तो अरशद उसके पैर छूने लगता है। तभी गाड़ी मालिक कहता है, "अरे नहीं पगले, अब तो तू ऑफ़िसर बन चुका है, अब तो हम भी तुम्हें सैल्यूट करेंगे और अब तो तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो।" इस पर अरशद बहुत खुश होता है और आगे चलकर अब वो अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट होती है। ट्रेनिंग के दौरान वो जो शपथ उन्हें दिलाई जाती है, सभी शपथ को, सभी चीज़ों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनता है और बहुत अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है। उसके बाद आता है, जो उसकी जॉइनिंग होती है, वहाँ पर जॉइन करता है और जॉइन करने के बाद अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से वो करते हैं। तभी उनके एरिया में एक बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है, जिसके लिए आईपीएस साहब अपनी एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग के दौरान सारे कड़े फैसले लेकर सभी को उनकी ड्यूटी बताकर वो वहाँ से वापस अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान वो बुजुर्ग महिला उनकी गाड़ी से के सामने आ जाती है और जब आईपीएस साहब उससे उतर कर पूछते हैं, तो वो महिला कहती है कि आप मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाए बेटे? तुम कब से खाना लेने गए थे? तभी जो अरशद है, वो उनसे कहता है कि माँ जी, आपको क्या हुआ है? तो जैसे वो बात कर रही थी, उनके बात करने के तरीके से अरशद समझ जाता है कि आज इनके कोई दिमाग में प्रॉब्लम है, तो उन्हें सीधा गाड़ी में बिठाकर अब अरशद सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर उनके कुछ ज़रूरी चेकअप कराए जाते हैं, तो डॉक्टर्स जो रिपोर्ट बताते हैं, उनमें पता चलता है कि इनके दिमाग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और उसी का इलाज चलेगा। अरशद कहता है कि ठीक है, आप इनका यहाँ पे ट्रीटमेंट कराओ और जब भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये मेरा नंबर है और जैसे ही इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, तो मुझे बता दीजिएगा, इन्हें मैं लेकर जाऊँगा, ये मेरी माँ है। वहाँ पर ऐसा कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी को लगातार करते हैं। उसके बाद अब वो करीबन 6 महीने बाद वो महिला ठीक हो जाती है, हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, तो फ़ोन आने के बाद अरशद उन्हें लेने पहुँच जाता है। उन्हें लेकर आता है और घर आकर कहता है कि माँ जी, आपको क्या हुआ था, वो मुझे पता चल चुका है, आपको सर में चोट आई थी और इसी वजह से आप ऐसे हो गए हो। तभी वो कहती है कि बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे माँ कहते हो, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी अरशद कहता है कि मेरा भी माँ इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, मैं अनाथ आश्रम से आया हूँ। जैसे ही वो अनाथ आश्रम का नाम लेता है, तो नूरी को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे भी अनाथ आश्रम में हैं और वो कहने लगती है कि बेटा, मुझे अनाथ आश्रम जाना है, मेरे भी बच्चे अनाथ आश्रम में हैं, मैंने उन्हें वहीं पर छोड़ा था। तभी वो पूछता है कि माँ, आपके बेटे का नाम क्या था? तो वो बताती है कि मेरे बड़े बेटे का नाम अरशद था और 3 छोटे-छोटे बच्चे थे। जैसे ही नूरी अरशद का नाम लेती है, तो अरशद तुरंत अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है, माँ, मैं ही तो हूँ तुम्हारा बेटा, तुम मुझे ही छोड़कर आई थी।
लेकिन आपने अब तक हमारा किसी का भी बारे में जानने की कोशिश नहीं की। तभी नूरी बताती है कि जैसे ही मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ा था, उसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया था और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। उसके बाद तुम सीधे मुझे यहाँ ले आए, उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता। अब अरशद समझ चुका था कि उस समय इसके याददाश्त में कोई प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से वो बीच का समय भूल गई हैं। तभी नूरी कहती है कि वो तो सब ठीक है बेटा, तीनों भाई-बहन कहाँ हैं तुम्हारे? तो वो कहता है कि उन्हें तो लोग ले गए अडॉप्ट कर, मैं ही रह गया था। मैं ही वहाँ पर रहा हूँ 12 साल, 12वीं क्लास तक मैंने किया है पढ़ाई। तभी वो उसी अनाथ आश्रम में जाता है अरशद और अपने भाई-बहन का रिकॉर्ड निकाल कर उनकी हालात देख कर आता है, तो सभी अपनी-अपनी जगह पर काफ़ी खुश हैं, सभी सक्सेस हैं, सभी का बहुत अच्छे से उनके घरवाले ध्यान रखते हैं। ये सारी बात आकर नूरी को अरशद बताता है और कहता है, "माँ, उन्हें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो, वो सभी बहुत खुश हैं और मैं और आप अब यहाँ पर रहेंगे।" तो माँ कहती है, "ठीक है बेटा, वो खुश हैं, सही हैं, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है।" धीरे-धीरे रहते हैं माँ और बेटे, कुछ समय निकलता है। कुछ समय बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम शादी कर लो। घर में बहू आएगी तो मेरा भी टाइम कट जाया करेगा। पोते-पोतियाँ होंगे तो मैं भी खुश रहूँगी। इस बात पर अरशद कहता है, ठीक है माँ, और एक लड़की ढूँढते हैं वो। और लड़की ढूँढने के बाद अरशद अपनी माँ को दिखाता है। माँ उसे खुश हो जाती है देखकर और अपने बेटे की शादी उसके साथ करवा देती है। अब वो बहू खुशहाल तरीके से रहती है और बहुत खुश तरीके से अरशद भी है और उसकी माँ भी बहुत खुश है। ये थी कहानी एक महिला की जिसने सब कुछ खो दिया था लेकिन खोने के बाद भी उसने सब कुछ पा लिया था। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैसा अरशद का संघर्ष लगा जिसने अपनी मेहनत की, अब जूते पॉलिश किए लोगों के, अखबार बाँटे, लोगों की गाड़ियाँ साफ़ की, लेकिन अपनी मंज़िल को प्राप्त किया। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें सुविधाएँ नहीं मिली, उन्हें ये चीज़ नहीं मिली, उन्हें समय नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर अरशद ने सब कुछ पाया अपनी मेहनत के बल पर। ये कहानी लाने का बस यही उद्देश्य है कि आप लोग कुछ जानकारी लें और आप लोगों के अंदर कुछ मोटिवेशन आए ऐसी वीडियोज़ को देखकर। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।